हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे वन लाइनर के थ्रू। ओके, तो आज आपका ये इनके वर्क्स, इनकी बायोग्राफी ऑल ओवर हम इस पर बात करेंगे। आपका पूरा टीजीटी का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ऑल पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं और अब तो एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल पास आ गई है, तो बस आपका क्विक रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी? होपफुली आपकी अच्छी चल रही होगी। और अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। इसके पहले हमने शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ को भी, विलियम वर्ड्सवर्थ पर भी वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट रिविजन किया है। गाल्सवर्दी पर बचे हैं, उनको भी हम कर लेंगे कवर। तो आज हमारा ये जॉन मिल्टन पर है। ओके, वन लाइनर के थ्रू हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 इन लंदन। जॉन मिल्टन का जन्म आप याद रखिए 9 दिसंबर 1608 लंदन में हुआ था। ओके, ये आप याद रखिए पॉइंट। आपको डेट, बर्थ एंड जो डेथ है आपके पोइट की, उनकी डेट अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका बर्थ कब हुआ है? 9 दिसंबर 1608 में लंदन में आपका जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ है। एंड जॉन मिल्टन डाइड, कब इनकी मृत्यु हुई है? 8 नवंबर 1674, 65 की ईयर्स में आपके जॉन मिल्टन की डेथ हुई है। ओके, तो ये याद रखिएगा 1608 एंड 1674, 65 की ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। जॉन मिल्टन इज नोन एज प्यूरिटन पोइट। प्यूरिटन पोइट इनको कहा जाता है। प्यूरिटन एज के थे हमारे, प्यूरिटन पोइट कहा जाता है। जॉन मिल्टन इज आल्सो कॉल्ड बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि एलिजाबेथन इनका टाइम ड्यूरेशन एलिजाबेथन एज तक भी रहा है, तो बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहते हैं। पेरेंट्स का नाम जॉन मिल्टन, उनके फादर का नाम भी जॉन था, याद रखिएगा। उनके फादर का भी नाम जॉन था, जॉन मिल्टन। एंड मदर उनकी थी सारा मिल्टन। ये इनके पेरेंट्स से मदर एंड फादर के नेम है। जॉन मिल्टन स्टडीड एट सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। कहाँ पर इनकी स्टडी हुई है? सेंट पॉल स्कूल लंदन में इनकी स्टडी हुई है। ओके, मिल्टन ने लंदन के सेंट पॉल स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज फॉर हायर एजुकेशन। इन्होंने जो हायर एजुकेशन है कहाँ से ली है? मिल्टन ने अटेंड किया क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज पर हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन इनकी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई है। ओके, मिल्टन रिसीव्ड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1629। मिल्टन की जो 1629 में उन्होंने बीए की डिग्री, बैचलर की डिग्री इनको मिली कब? 1629 में। और फिर देन मिल्टन कंप्लीटेड हिज मास्टर्स आर्ट्स की डिग्री इनको 1632 में मिली। ओके, 1632 में इन्होंने एमए किया। ओके, एमए की डिग्री मिली। देन the years from 1625 to 1632 were important Milton's intellectual development। 65 से 1632 का जो इनका ड्यूरेशन है समय, वो मिल्टन की जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इस समय, ये समय इनका। मिल्टन वॉज नोन द लेडी ऑफ क्राइस्ट एट कैम्ब्रिज। उनको अपने कॉलेज में लेडी ऑफ क्राइस्ट, कैम्ब्रिज में मिल्टन को द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका जो गर्लिश लुक था, उनके करली बाल हेयर हो गए, ब्राउन आइज हो गई और फेयर कलर, तो इस तरह से उनको गर्लिश जो उनका लुक था, इस वजह से उनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मिल्टन लर्नड लैटिन, ग्रीक, इटालियन, हेब्रू, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ओके, मिल्टन को कई लैंग्वेज पर पकड़ थी, उनकी भाषाएं जानते थे। मिल्टन लैटिन, ग्रीक, इटालियन, हिब्रू, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं उन्होंने सीखी थी। मिल्टन स्पेंड 7 इम्पॉर्टेंट ईयर्स इन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो मिल्टन ने 7 ईयर्स कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर उन्होंने बिताए, जो उनके इंटेलेक्चुअल ईयर्स कहा जाते हैं। मिल्टन्स लिटरेरी कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। मिल्टन के लिटरेरी कैरियर 3 भागों में आपके डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड ऑफ मिल्टन कैरियर इज नोन एट हॉर्टन पीरियड। हॉर्टन पीरियड उनका जो फर्स्ट कैरियर है, उनका मिल्टन का कैरियर, वो हॉर्टन पीरियड कहा जाता है। द हॉर्टन पीरियड लास्टेड फ्रॉम 1632 टू 1637। हॉर्टन का जो पीरियड रहा है, हॉर्टन पीरियड उनका 1632 से 1637 तक रहा। इस समय हॉर्टन में थे, तो उन्होंने जो वर्क वगैरह लिखे, तो ये उनका ये इनका जो है फर्स्ट पीरियड जो हॉर्टन पीरियड कहलाता है, 1632 टू 1637। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पीरियड क्या था? मिल्टन कैरियर लास्टेड फ्रॉम 1640 टू 1660। मिल्टन का जो सेकंड पीरियड है, वो आपका मिल्टन के जो दूसरा आपका पीरियड है, वो 1640 से 1660 का कहलाता है। तो
तो और थर्ड पीरियड क्या है, मिल्टन्स लाइफ कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ओल्ड ब्लाइंड पोइट, ओके, कॉल्ड पीरियड ऑफ द ओल्ड ब्लाइंड पोइट, ओल्ड ब्लाइंड पोइट के कहा जाता है उनके कि जब वो ब्लाइंड हो चुके थे। ओके, फ्रॉम 1625 टू 1660 इज नोन प्यूरिटेन एज, ये आपको पता है, ये आपका प्यूरिटेन एज कहा जाता है 1625 से 1660। तो हमारे पोइट जो मिल्टन थे प्यूरिटेन पोइट थे। मिल्टन स्ट्रांगली बिलीव्ड इन अथॉरिटी ऑफ द बाइबल, मिल्टन जो है बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, बाइबल की पर बहुत विश्वास करते थे। मिल्टन अपोज द मोनार्की एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन जो है मोनार्की जो राजतंत्र और चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट थे, विरोधी थे, अपोज में थे, विरोधी थे। और मिल्टन सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर के थ्रू मिल्टन ने क्या है, ओलिवर क्रॉमवेल का यहाँ पर सपोर्ट किया है। वो मोनार्की और चर्च ऑफ इंग्लैंड के अपोज में थे एंड और उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया है। मिल्टन वर्कड फॉर क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, जो कॉमनवेल्थ की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उन्होंने वर्क भी किया है। मिल्टन ने क्रॉमवेल की सरकार में कार्य किए हैं। मिल्टन्स रोट ऑफिशियल पॉलिटिकल पब्लिकेशंस फॉर द कॉमनवेल्थ, तो मिल्टन ने कॉमनवेल्थ सरकार के लिए राजनीतिक लेख लिखे हुए हैं कॉमनवेल्थ सरकार के लिए। मिल्टन वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1659 फॉर सपोर्टिंग द कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करने के वजह से वो 1659 में जेल भी गए हुए हैं। 1659 में याद रखिएगा वो कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन करने के कारण मिल्टन को 1659 में जेल भी जाना पड़ा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन 1660 अंडर चार्ल्स सेकेंड, और फिर मोनार्की रिस्टोर होती है 1660 में, चार्ल्स सेकेंड के शासनकाल आता है। तो 1660 में के अधीन राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो जाती है, मोनार्की आ जाता है। मिल्टन मैरिड, अब इनका कुछ जो पर्सनल है आपके फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए। मिल्टन मैरिड मैरी पॉवेल, फर्स्ट इनकी मैरिज थी मैरी पॉवेल से 1642 में इन्होंने मैरिज की है। मैरी पॉवेल लेफ्ट मिल्टन अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मैरिज, कुछ महीनों के बाद मैरी पॉवेल जो है बाद मिल्टन को छोड़कर चली जाती हैं। और द सेपरेशन बिटवीन मिल्टन एंड मैरी पॉवेल में हैव बीन कॉज्ड बाय पॉलिटिकल डिफरेंसेस, और ये जो दोनों में अलगाव था मैरी पॉवेल और मिल्टन के अलग होने का कारण राजनीतिक मतभेद भी हो सकता है। तो इस तरह मिल्टन वॉज 34 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवेल, जब मिल्टन ने शादी की थी तो कितने साल के थे मैरी पॉवेल से, 34 ईयर्स के थे मैरी पॉवेल से जब इनकी शादी हुई थी। मैरी पॉवेल वॉज ओनली 17 ईयर, और मैरी पॉवेल की क्या थी, एक ये भी रीज़न था, दोनों में एज डिफरेंस बहुत था, ओनली 17 ईयर्स की थी एट द टाइम ऑफ मैरिज के समय। आफ्टर हिज सेपरेशन मिल्टन रोट 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स, उनके सेपरेशन के बाद मिल्टन ने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स भी लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका। और द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स वॉज रिटेन इन 1643, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643 में इन्होंने लिखा है। और जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स वॉज रिटेन इन 1644 जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स इन्होंने 1644 में लिखा था। टेट्राकॉर्डन वॉज पब्लिश 1645, कोलेस्टेरियन वॉज पब्लिश्ड इन 1645। ओके, तो ये आपका इन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे। नेक्स्ट है मिल्टन सेकंड वाइफ वॉज कैथराइन वुड, अब इन्होंने फिर सेकंड शादी किससे की, कैथराइन वुड कॉक्स ने फिर दूसरा विवाह किया। कैथराइन वुड कुक डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, फिर क्या होता है कैथराइन वुड कुक जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, एक चाइल्ड को जन्म देते समय उनकी डेथ हो जाती है। मिल्टन मेमोरियलाइज्ड कैथराइन वुड कुक इन सोनेट 23, जो उनका मिल्टन का सोनेट 23 है वो उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथराइन वुड कुक को इसमें लिए है ये मेमोराइज किया है आपने की कैथराइन वुड कुक को। द टाइटल ऑफ सोनेट 23 इज मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, तो ये टाइटल है, इसे ये आपको किसको डेडिकेट किया गया था, उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथराइन वुड कुक के लिए लिखा है कि मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, तो सोनेट नंबर 23 का ये टाइटल है जो कि आपके उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथराइन के लिए लिखा था। ओके,
मिल्टन थर्ड वाइफ वॉज एलिजाबेथ मिंशेल। मिल्टन ने फिर तीसरा विवाह किया है किसके साथ? एलिजाबेथ मिंशेल के साथ। मिल्टन बिकम्स कम्प्लीटली ब्लाइंड इन हिज लेटर लाइफ। अपनी बात की लाइफ में वो पूरी तरह से फिर अंधे हो जाते हैं। 1652 में उनकी आई साइट चली जाती है जब वो 44 ईयर्स के थे ओनली। ओके, मिल्टन कंटिन्यूड राइटिंग इवन आफ्टर लूजिंग आई साइट। मिल्टन जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी राइटिंग को फिर भी जबकि उनकी आई साइट चली जाती हैं। मिल्टन्स फादर इनकरेज्ड हिज अर्ली लिटरेरी इंटरेस्ट्स। मिल्टन के पिता ने उनकी साहित्यिक रुचियों को प्रोत्साहित किया है। ओके, तो मिल्टन मेंशन्ड हिज लव फॉर लर्निंग इन सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मिल्टन ने सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल में अध्ययन प्रेम का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? हिज लव, मेंशन्ड हिज लव फॉर लर्निंग। उनका जो लर्निंग के प्रति जो प्रेम है उसको उन्होंने इंक्लूड किया है, मेंशन किया है सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल में। मिल्टन सेड दैट ही स्टडीड अंटिल मिडनाइट फ्रॉम द एज ऑफ 12। मिल्टन ने बताया है, कहा है कि मिल्टन ने कहा है कि 12 वर्ष की आयु से आधी रात तक अध्ययन करते हैं। वो आधी रात तक पूरा मिडनाइट तक वो अध्ययन करते हैं जब वो 12 ईयर्स के थे। ओके, मिल्टन ने बताया द लाइफ ऑफ मिल्टन वॉज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। तो और जो द लाइफ ऑफ मिल्टन है ये आपको किसने लिखा है? ये सैमुअल जॉनसन का है। ओके, है आपके सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। ओके, जॉन मिल्टन रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक बहुत बड़े आपके इंग्लिश लिटरेचर में नाम है आपका मिल्टन का। ओके, महान कवि माने जाते हैं। मिल्टन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद मिल्टन का नाम बहुत ही ग्रेट पोइट्स में से लिया जाता है। ओके, तो ये आपके कुछ इनके पर्सनल एंड बायोग्राफिकल फैक्ट्स हो गए जो आपको जानने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे कुछ कोट्स हैं जो उनके वर्क्स हमने ले रखे हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन इज कोटेड फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। ये मिल्टन का कोट है जो कि पैराडाइज लॉस्ट का है कि ये लाइन जो है मन की शक्ति को दर्शाती है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच जीवन को अच्छा या बुरा बनाती है। मनुष्य का मन जो होता है वो स्वयं में एक अलग संसार है। मन चाहे तो नरक हो, नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। ओके, तो ये हमारी सोच ही है जो हमें जीवन को अच्छा या बुरा बनाती है। ओके, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में आपकी सैटर्न की लाइन है। ओके, नेक्स्ट कोट इज व्हाट हैथ नाइट टू डू विद स्लीप इज अ फेमस लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। ये भी आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। क्या कह रहे हैं इसमें कि रात, व्हाट हैथ नाइट टू डू विद स्लीप, रात का नींद से क्या संबंध है। तो ये लाइन जो है बेचैनी, चिंता और मानसिक संघर्ष को यहाँ पर दिखा रही है कि रात का नींद से क्या संबंध है। तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। फॉर बुक आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स इज टेकन फ्रॉम एरियोपेजिटिका। ये एरियोपेजिटिका की लाइन है। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग, पुस्तकें बिल्कुल मृत वस्तुएं नहीं होती हैं। मिल्टन के अनुसार पुस्तकों में लेखक के विचार और आत्मा जीवित रहते हैं। ओके, तो ये एरियोपेजिटिका में आपके मिल्टन ने कहा है। एरियोपेजिटिका की लाइन है। इन एरियोपेजिटिका मिल्टन डिफेंड्स द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो एरियोपेजिटिका कहाँ दिया है कि एरियोपेजिटिका में मिल्टन ने प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्पीच की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल्टन सेंसरशिप के विरोधी थे और स्वतंत्र विचारों के पक्षधर थे। नेक्स्ट कोट है हमारा, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन इज स्पोकन बाय सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। ये सैटर्न की लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट में कहता है कि स्वर्ग में सेवक बनने से अच्छा है नरक में शासन करना। मीन्स सैटर्न का कहना है कि जो उसके अहंकार और विद्रोही स्वभाव को ही दिखा रहा है कि स्वर्ग में आपके सेवा करने से अच्छा है कि आप नरक में शासन करें। पैराडाइज लॉस्ट में आपके सैटर्न की लाइन है। नेक्स्ट है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, कभी कभी एकांत सबसे अच्छा साथी बनता है। तो ये लाइन बताती है कि अकेलापन भी शांति और आत्मचिंतन का माध्यम हो सकता है। ओके, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, कभी कभी एकांत सबसे अच्छा साथी होता है। नेक्स्ट कोट इज लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट इज अ फेमस मिल्टॉनिक लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से ही है आपका ये नेक्स्ट कोट भी आपका पैराडाइज लॉस्ट का है
कि इसमें कह रहे हैं नरक से प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग लंबा और कठिन होता है। क्या है, सफलता और मुक्ति पाने के लिए कठिन संघर्ष करना होता है। ओके, तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। नेक्स्ट कोट है हमारा, ये भी आपका पैराडाइज लॉस्ट से ही है। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एम्फसाइजेज द आइडिया ऑफ फ्री विल इन। पैराडाइज लॉस्ट से ही है आपका। कह रहे हैं कि फ्रीली वी सर्व बिकॉज हम स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं क्योंकि वी फ्रीली लव, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से प्रेम करते हैं। मीन्स कहने का स्वतंत्र जो फ्री विल है और सच्चे प्रेम का यहाँ महत्व बता रहे हैं। स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं क्योंकि वी फ्रीली लव, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से प्रेम करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट हो गया। ओके, कोट इज अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कॉल्स इन पैराडाइज लॉस्ट। जागो उठो नहीं तो हमेशा के लिए पतित हो जाओगे। तो ये भी आपका सैटर्न की ही लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट में क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कॉल्स। ये प्रेरणा और संघर्ष को संदेश दे रही है एक तरीके से कि जागो उठो नहीं तो हमेशा के लिए पतित हो जाओगे। वो जो अपनी रेबेलियन पार्टी है उसको कह रही है कि उठो, अभी भी हमें रेबेल करना है गॉड के प्रति, नहीं जागो उठो, अराइज हो जाओ, और नहीं तो हमेशा के लिए ही पतित फॉलन रहोगे, गिरे रहोगे, पतित हो जाओगे। तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट से ही है। Amazed the devil stood and felt how awful goodness is. Highlights the power of virtue in Paradise Lost. Paradise Lost से है क्या कह रहे हैं, पर जो सैटर्न है जो अलज्जित होकर खड़ा रहा और उसने महसूस किया कि अच्छाई कितनी महान होती है। ओके, जो सद्गुण और नैतिकता की शक्ति को दिखा रही है ये लाइन। तो ये भी आपकी पैराडाइज लॉस्ट से है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल रिफ्लेक्ट सैटर्न्स डिटर्मिनेशन इन पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न की डिटर्मिनेशन को दिखा रही है ये लाइन। सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अदम्य इच्छा शक्ति अभी भी बाकी है। मतलब क्या है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी आशा और साहस बनाए रखने का संदेश दे रही है। तो ये सैटर्न अपने जो रिबेलियन टीम है उसको इनकरेज कर रही है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी जो हमारी इच्छा शक्ति है वो बाकी है। तो इस तरह से करके ये पैराडाइज लॉस्ट की सैटर्न का ही डिटर्मिनेशन है ये। नेक्स्ट कोट है, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड इज अनदर फेमस एक्सप्रेशन ऑफ सैटर्न्स प्राइड एंड पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न का प्राइड दिखा रही है पैराडाइज लॉस्ट में। द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, तो मीन्स क्या, कभी झुकने या हार न मानने का साहस दिखा रहा है कि सैटर्न के अहंकार और विद्रोही भावना को व्यक्त कर रहा है। कभी झुकना नहीं है और ना हार ना मानने का ये साहस जो है वो प्राइड है, वो दिखाता है सैटर्न का। ओके, नेक्स्ट कोट इज आई विल नॉट डिनाई बट दैट द बेस्ट अपॉलजी अगेंस्ट फॉल्स accusers is silence is quoted from Apology for Smectymnus। झूठे आरोप लगाने वालों के विरुद्ध सबसे अच्छा उत्तर मौन है। मिल्टन का मानना था कि सच्चाई स्वयं साबित हो जाती है। आई विल नॉट डिनाई बट डैट द बेस्ट अपॉलजी अगेंस्ट फॉल्स accusers इज साइलेंस। तो यहाँ पर मिल्टन के कहना है कि जो झूठे आरोप जो लगाते हैं, लगाने वालों के विरुद्ध सबसे अच्छा उत्तर क्या होता है, साइलेंस, मौन रहना। मिल्टन का मानना था कि सच्चाई स्वयं साबित हो जाती है, इसलिए साइलेंस रहो, मौन रहो, तो एक अच्छा उत्तर उनको मिल जाता है साइलेंस के तौर पर। तो ये कोट है आपकी कोटेड फ्रॉम अपॉलजी फॉर स्मेक्टिमनस। ओके, नेक्स्ट कोट इज नेवर कैन ट्रू रिकॉन्सिलियमेंट ग्रो वेयर wounds of deadly hate have pierced too deep appears in Paradise Lost। तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ घृणा के घाव बहुत गहरे हो वहाँ सच्चा मेल मिलाप संभव नहीं। कभी एक मेल मिलाप वहाँ संभव नहीं है, ग्रो नहीं कर सकता। वेयर वुंड्स आर डीपली हेट एंड पायस सो डीप, जहाँ पर जो घाव है वो बहुत ज़्यादा गहरे हों। तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्गू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस अबव ऑल liberties is one of Milton's greatest statement of freedom from Areopagitica। एरियोपेजिटिका की आपकी ये लाइन है, कह रहे हैं मुझे जानने, बोलने और अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्र रूप से तर्क करने की स्वतंत्रता दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, तो वही बात करें, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्गू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस अबव ऑल लिबर्टीज। तो क्या मीन्स क्या है, मुझे जानने, बोलने और अपने विवेक के अनुसार
स्वतंत्र रूप से तर्क करने का, आर्गू करने की फ्रीडम दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। तो ये आपकी एरियोपेजिटिका की ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट है, आपका मिल्टन का स्टेटमेंट हो जाएगा एरियोपेजिटिका का। मिल्टन्स कोटेशंस मेनली फोकसेस ऑन फ्रीडम, मोरालिटी, नॉलेज, वर्च्यू एंड फ्री विल। मिल्टन के जो कोट्स होते हैं वो ज़्यादातर मुख्य रूप से स्वतंत्रता, नैतिकता, ज्ञान, सद्गुण और स्वतंत्र इच्छा पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज चीफ सोर्स ऑफ मिल्टन्स मोस्ट फेमस कोटेशंस। पैराडाइज लॉस्ट जो है इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उसी के हमने इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रखे हैं कि जो Certain speeches in Paradise Lost are known for their powerful rhetoric ambition. Saturn की जो स्पीच है पैराडाइज लॉस्ट में तो वो प्रभावशाली लैंग्वेज है, भाषा और महत्वाकांक्षा के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, रेटोरिक एंड एम्बिशन के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सैटर्न की स्पीचेस। मिल्टन यूज्ड ग्रैंड एंड एलिवेटेड लैंग्वेज इन पोइट्री। मिल्टन ने यूज़ किया है ग्रैंड स्टाइल के लिए, वो फेमस है, तो उन्होंने ग्रैंड एंड एलिवेटेड भव्य और उच्च स्तरीय लैंग्वेज का यहाँ पर पोइट्री में यूज़ किया है। मिल्टन्स प्रोज राइटिंग स्ट्रांगली सपोर्ट इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। मिल्टन के जो प्रोज राइटिंग है इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करती है। ओके, प्रोज राइटिंग जो है वहाँ पर आपके इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लिबर्टी का बहुत सपोर्ट करते हैं आपके मिल्टन। ओके, तो ये कुछ कोटेशन थे हमारे ऑलमोस्ट आपके पैराडाइज लॉस्ट से, एरियोपेजिटिका से थे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट हमने ले लिए। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क को भी देख लेते हैं वन लाइनर के थ्रू जल्दी से। मिल्टन के प्रोज वर्क्स को देख लीजिए। ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आया है। ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी 1641। अपॉलजी फॉर स्मैक्टिमस 1642। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643। इंपॉर्टेंट जो उनके आपके इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क हैं ये। जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, डाइवोर्स के 4 ट्रैक्स याद रखिए 1642। ऑफ एजुकेशन 1644। एरियोपेजिटिका 1644। टेट्राकॉर्डन 1645। कोलेस्टेरियन 1645। ओके, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 1649। डेफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकोनो 1651। डेफेंसियो सेकंडवा 1654। डेफेंसियो प्रोसे 1655। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670। अनफिनिश्ड वर्क था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आपके मिल्टन का, याद रखिए। ओके, अनफिनिश्ड वर्क था। ऑफ ट्रू रिलीजन 1673। ये इनके प्रोज वर्क थे। ओके, मिल्टन्स पोइट्री एंड ड्रामा को देख लीजिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629। ऑन शेक्सपियर 1630। टू द नाइटिंगेल अ सोनेट 1631। हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 1631। ओके, इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं ये। आर्केड्स 1632 1634। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो 1631 to 1634। कॉमर्स 1634। लाइसिडा 1637। पैराडाइज लॉस्ट 1658 to 1655। तो ये आपका वो काल है जब मिल्टन ने पैराडाइज महाकाव्य की कृति को बोल कर लिखवाया था, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होने के बाद के कारण मिल्टन ने जो कविताओं की रचना पूरी तरह से मौखिक रूप से की थी, तो उन्होंने किसी परिवार के किसी सदस्य के दोस्तों के पर निर्भर थे, तो उन्होंने 1658 से 1655 तक बोल कर लिखवाई है। और ये जो आपका पोयम है ये पब्लिश कब हुई है? ये 1667 में फर्स्ट आपके प्रकाशित हुई है 10 बुक्स में, लेकिन मिल्टन के बाद में इसको पब्लिश कराया गया, तो ये आपकी आई है 12 बुक्स के साथ में आई है। ओके, जिन 1674 में, ओके 12 बुक के साथ 1674 में 12 बुक के साथ पब्लिश हुई है। यहाँ पर इन्होंने मौखिक रूप से बोलकर लिखवाया है, ये दिया गया। और पैराडाइज रिगेन्ड हो गया 1671। सैमसन ऑर्गेनिस्ट 1671। ओके, तो ये था आपके मिल्टन्स के वर्क। तो होपफुली आपको ये समझ में आई हुई होगी, आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा इसके थ्रू। अब नेक्स्ट में हम मिल्टन के ऊपर MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका ऑल ओवर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। कोटेशंस को भी हमने जो इम्पॉर्टेंट थे आपके पैराडाइज लॉस्ट के, तो इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी हमने ऐड किया, एरियोपेजिटिका के कोटेशन ऐड कर लिए। और इनके ये जो इनकी बायोग्राफिकल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे इनकी लाइफ के थ्रू, वो हमने यहाँ पर उसका हमने यहाँ पर रिवीजन किया। होपफुली क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।
ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में MCQs के थ्रू। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।